दूसरी मेरी करीब 100-150-200 सलासी और मेरे पास तैयार हैं, वो भी एक किताबी शक्ल में देना चाहता हूँ। दूसरा गज़लों का एक मजमूआ मेरा और तैयार है और इस तरह बस लिखना पढ़ना करता रहता हूँ। अजीज अंसारी मुल्क में उर्दू के लिए नई ज़मीन हमवार करने के लिए ज़मीनी सतह पर काम करने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब तक हम उर्दू की नर्सरी तैयार नहीं करेंगे, उर्दू के लिए सरसब्ज गुलिस्तां तैयार नहीं हो सकता। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हर हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से काउंसिल के ताल्लुक से पूछे गए सवालात और इसका जवाब शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस बार काउंसिल के लिए क्या हैं सवाल और उनके जवाब। अब हमारे मदरसे के बच्चों के लिए भी जो है एडमिशन का कुछ ऐसा सिलसिला निकालें ताकि वो जो है वो एग्ज़ाम दे सके और उनको बाकायदा आपके कौमी कौंसिल का जो है उनको सर्टिफिकेट भी मिले, जिससे आगे चल कर के उनको और भी तरक्की मिले, उससे उनको इसके लिए अच्छा रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मदरसे के बच्चों के लिए भी जो है वो इस तरह से कोई यानी एक दाखिले का कोई ज़रिया निकाल दे उसमें। देखिए, हमने तो कोशिश ये की है कि मदारिस के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। सवाल ये है कि मदरसे का जो निसाब है और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग सूबों में जो मदरसों का निज़ाम है, मसलन बिहार मदरसा बोर्ड अगर आप देखिए तो बिहार मदरसा बोर्ड ने गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए फ़ौक़ानिया को 10th माना है, मौलवी को 11th 12th के बराबर माना है, आलिम को BA के बराबर माना है। तो अगर इस तरह के मदारिस हैं, वो इस तरह के मराकज़ हमारे हैं वहाँ, तो जिन्होंने फ़ौक़ानिया किया है फ़ौक़ानिया के बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वो मदारिस जो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, किसी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिलवाते हैं, उसके लिए देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दीगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं मदारिस की डिग्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस तौर पर कर रहे हैं, उन्हें 12th के बराबर समझ रहे हैं। तो मदारिस के वो बच्चे जिन्होंने आलमियत की है और अगर वो उस लिस्ट में आते हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पास है या दूसरे इदारों के पास है, या सिंपली उन्होंने किसी बड़े मदरसे से आलमियत की है जो आलमियत गवर्नमेंट की नज़र में 12th के बराबर है, उसके बाद वो हमारे वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। कभी नहीं रोका, हम तो चाहते हैं कि मदारिस के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लेकिन सवाल ये है कि आलमियत से पहले का जो उनका निसाब है या जो एग्ज़ाम है उसका ब्रेकअप ऐसा मौजूद नहीं है कि उनको हम 10th के लेवल का कर सकें। मदारिस के बच्चों ने IAS कंप्लीट किया है, उन्होंने आलमियत की, उसके बाद एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में आकर के। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं मान रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे के बच्चे आएँ, लेकिन चूँकि उन्हें एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री देनी होती है और गवर्नमेंट का एक सेट क्राइटेरिया है, नॉर्म्स हैं, उसको हम डेविएट भी नहीं कर सकते ना, कि कम से कम आपके पास 10th की डिग्री हो, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मदरसे में चूँकि आलमियत से पहले की कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको और कहीं जगह माना जा रहा हो, तो आलमियत के बाद कोई भी आए, हमारे वहाँ एडमिशन खुला है, एडमिशन ले सकते हैं। अब वक्त है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब का। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब और सही जवाब रवाना करने वालों के नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कभी शाखों सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुलचो गुलो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसल बहार पर। तो इस मर्तबा सही जवाब देने वाले शख्स का कुरान अंदाजी के जरिए जो नाम आया है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन्हें 1 साल तक उर्दू दुनिया का शुमारा मुफ्त भेजा जाएगा। अब बात हो जाए फिल्म की। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड की फिल्म साजी में उर्दू जबान रूह का काम करती है। फिल्मी डायलॉग हो या नगमे, उर्दू जबान का बोलबाला रहता ही है। तो देखिए ये नगमा, आपको बताना है कि इस नगमे के शायर कौन हैं। सही जवाब रवाना करने वालों में कुरान अंदाजी के जरिए हम एक शख्स का इंतखाब करते हैं और उसे काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया का शुमारा 1 साल तक मुफ्त भेजा जाएगा। दूर नहीं मैं तुझसे साथी, मैं तो सदा से
साथ ही उर्दू दुनिया का आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए। आदाब। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ मौजूद है मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह को बनाने वाले राकेश ओम प्रकाश मेहरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फरहान, मतलब वो जो प्रोमो पहला रिलीज हुआ उसमें सबसे अच्छी बात, अब आप इसको एज एन एक्टर इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया जाए या एज ए स्टार उसको बुरा माना जाए, कि उसमें फरहान अख्तर नजर ही नहीं आते, उसमें सिर्फ मिल्खा सिंह नजर आता है। मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट शायद कोई मुझे और ना दे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। क्योंकि रोल जब इंसान करता है, और ख़ास तौर से इस तरह का रोल, तो मतलब चाहेगा ही कि जब आप फिल्म देखें तो आपको कैरेक्टर नज़र आए और एक्टर नज़र ना आए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपको ऐसा लगा। राकेश, जब आपने ये फिल्म को कंसीव किया होगा, जब सोचा होगा मिल्खा सिंह के बारे में, क्या आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगा कि हाँ यार ये फिल्म हमको करना चाहिए? सच बोलूं तो कहीं ना कहीं जहन में मिल्खा जी की छवि बसी हुई थी बचपन से ही। और आप मेरी दाढ़ी के सफ़ेद बाल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस जनरेशन से हूँ। सर, वो तो फैशन में रखे, वो मुझे मालूम है। तो हमारी जनरेशन के लिए मिल्खा सिंह जी एक बहुत बड़े नाम थे। एक जो बोलते हैं गाथा थी मिल्खा सिंह की, उनके बारे में चुटकुले भी होते थे बड़े प्यारे प्यारे, और वो किसी बड़े ही इंसान पे हो सकते हैं, बड़ी हस्ती पे ही हो सकते हैं। तो यही कहानियाँ सुन सुन के हम बड़े हुए थे। और तो कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा हीरो था नहीं आउटसाइड द पॉलिटिक्स। गांधी थे, नेहरू थे, लाल थे, बट आउटसाइड पॉलिटिक्स ऐसी कोई हस्तियाँ नहीं थी। स्पोर्ट्स में ध्यानचंद थे, मिल्खा सिंह जी थे। वहाँ पे भारती और प्रसून जी दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला तुम इस तरफ बढ़ो, ये लगता है शायद तुम इसको थोड़ा जस्टिस ज़्यादा कर पाओगे और ये तुम्हारे ज़्यादा करीब है। जब उन्होंने सुना कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, तो इतना ही है। फरहान, सबसे बड़ा चैलेंज, मतलब अभी तक किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रेल करने में बहुत, वैसे ही हमारे यहाँ पे कोई बहुत लंबी चौड़ी परंपरा इस तरह की नहीं है कि किसी कैरेक्टर पे स्पेशली फिल्म बनाई जाए, और ख़ासकर उस वक्त जबकि जिसके ऊपर फिल्म है वो जिंदा है और वो फिल्म देख रहे। इस समय एज एन एक्टर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी या कितना प्रेशर महसूस होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब कहानी की ओर है, और एक मिल्खा जी के लिए मतलब दिल में मेरे जो रिस्पेक्ट मतलब हमेशा एक स्पोर्ट्समैन के ओर तो रही है, क्योंकि उनके स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स के बारे में हम सब जानते थे। मगर उनके जो पर्सनल लाइफ में किन चीज़ों से वो गुजरे, क्या क्या उन पर बीती, किन मुसीबतों के सामना करने के बाद वो इतने विजय प्राप्त हुए, ये सब मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने ये सब सुना राकेश से, तो एक तो मतलब जो इज़्ज़त थी वो मतलब इतनी बढ़ गई कि उसके बाद मुझे लगा कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि उन्हें इस फैसले से खुशी हो कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन था नहीं, उन्होंने कुछ 40-50 साल से फिल्में नहीं देखी तो शायद उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कौन है ये इस रोल में। वो राकेश और प्रसून पे बिलीव कर रहे थे। और उसके बाद जब फिल्म तैयार हुई तो मैं चाहता था कि जब वो फिल्म देखें तो वो खुश हों फिल्म देखकर। तो ये हाल ही में हमने उनके साथ फिल्म देखी। निश्चित तौर पर जब अपनी जिंदगी सामने पर्दे पर आप देख रहे हो और पूरी ऑनेस्टी से निकल के आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं एज ए डायरेक्टर अपने आप में आपको बड़ा सेटिस्फैक्टरी मोमेंट हो रहा होगा कि आप भी कहीं ना कहीं अंदर से आशंकित होंगे कि इनका रिएक्शन क्या होगा। दोनों चीज़ें और कई हज़ार ख्याल मतलब मैं इन चीज़ों के लिए
शब्द मिल जाएं तो शायद मैं उनको बयान कर सकूं, शायद मैं शब्दों में इतना अच्छा नहीं हूं, बट कई चीज़ें फीलिंग्स होती हैं। हम हमेशा बैठ के बातें किया करते थे कि जब फिल्म बन के रेडी होने वाली थी और सारे प्लान शुरू हो गए थे कि एक इसका प्रीमियर लंदन में होगा यूरोपियन, फिर इसको कनाडा में लेके जाएंगे, फिर एक मेलबर्न में क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी, और दिल्ली में एक स्पेशल शो रखा जाएगा। हम वो सब सुन तो लेते थे, बट हमारे दिलों में यही रहता था कि सबसे पहले जब पहला इसका प्रिंट तैयार होगा तो हम दोनों जाके चंडीगढ़ जाएंगे और ये फिल्म मिल्खा जी को अर्पित करेंगे। तो वो घड़ी थी जब देखी। वो हमारे बीच में थे, एक तरफ फरहान बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था। मतलब इसमें कहीं फिक्शन का कहीं इस्तेमाल है, या जो पोर्ट्रेल रहा उनकी ज़िंदगी में, जो घटनाएं रही? हमने कोई डॉक्यूमेंट्री तो बनाई नहीं, हमने एक इंसान के जीवन से और इतने शानदार जीवन से प्रेरित होकर एक कहानी की रचना की है। और जाहिर इट्स लाइक एन इंटरप्रिटेशन, उसमें सच्चाई है तभी वो इंटरप्रिटेशन में भी सच्चाई आती है, कोई उसमें मन गढ़ंत ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। और फिल्म की लैंग्वेज ही ऐसी है कि जब आप कैमरा ऑन कर देते हैं तो अपने आप चीज़ें ड्रामेटाइज होने लगती हैं, उसमें म्यूज़िक आ जाता है, उसमें एडिटिंग आ जाती है। बट सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा कि ये आपकी आंखों के आगे बीत रही है, कोई एक्टिंग ही नहीं कर रहा, ये तो हो रहा है। एज एन एक्टर मैं हमेशा आपको एडमायर करता रहा हूँ। इस तरह के कैरेक्टर्स करके कहीं अपने एक्टर में कहीं बदलाव महसूस करते हैं, एक नया डायमेंशन या कुछ नया इवॉल्व होता हुआ नज़र आता है? मतलब ये शायद बहुत, इसका जवाब मैं आपको इस वक्त शायद ना दे पाऊँ, क्योंकि ये जो एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, एक तो मतलब ऑफ कोर्स एज एन एक्टर एक अमेजिंग क्रिएटिव जर्नी रही है, एक लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब मुझे लगता है इसका जो इम्पैक्ट होगा मेरे क्रिएटिव चॉइसेस पर, मेरी ज़िंदगी पर, ये वक्त के साथ मुझे लग रहा है अपने आप को रिवील करेगा। मगर थोड़ी बहुत मतलब जो बिलीफ आ जाती है थोड़ा बहुत खुद में कि मतलब अगर आप चाहें तो चीज़ें मुमकिन हैं, अगर आप कोई चीज़ आपको इतनी स्ट्रांगली मोटिवेट करे कि उसे करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा बहुत आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर ये हो सकता था तो अभी और कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत हिम्मत, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। मगर इस रोल का एक्टिंग पे असर पड़े या ना पड़े, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी पे डेफिनेटली एक असर रहा है इसका, और वो मुझे इतना ऑप्टिमिज्म जो कहते हैं फील हुआ है इस अनुभव से और इस कहानी से और उनके कहानी से, कि वो एक बहुत ही एक थोड़ा लाइफ ऑल्टरिंग जो कहते हैं एक एक्सपीरियंस जो होता है। I've come out a positive person, a lot more positive, I think, than I was before going into it, and I think that's a big change. मतलब कैरेक्टर और एक्टर का एक हो जाना, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि लगता ही नहीं कि फरहान अख्तर है, वो उसके बॉडी लाइन में, उसके जेस्चर पोस्चर में एक अलग आदमी वो दिखता है। तो ये निश्चित तौर पर राकेश वहाँ पे थे ही, लेकिन आपकी ये जर्नी कैसी रही? वो फरहान से मिल्खा बनाने में कितना आपको प्रयास करना पड़े? मतलब काफ़ी, मतलब काम तो अगर आप ब्रेक डाउन करें तो काफ़ी कुछ करना पड़ा, लेकिन जो इस फिल्म का एक पर्पस है वो इतना बड़ा है मेरे ख्याल से, कि उसमें जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी बाकी लोग हैं क्रू पे जो भी काम कर रहे हैं इस फिल्म पे, वो सब मतलब उतना नहीं कर सकते जितनी बड़ी ये फिल्म है और जितनी बड़ी ये कहानी है। हम मतलब वी आर जस्ट स्मॉल स्पोक्स, यू नो व्हाट आई मीन, इन दैट व्हील। तो जो भी मैंने किया फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन में या जो बॉडी लैंग्वेज में या भाषा में या जो गेटअप था उसमें, मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझसे बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है या मैं इसमें कहाँ आके फंस गया हूँ या यार ये मेहनत तो कुछ ज़्यादा ही हो गई।
कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हर दिन मतलब इतनी खुशी होती थी कि मतलब आज फिर से कुछ करने को मिलेगा। ओपी नैयर हो गए या खयाम साहब हो गए या आरडी, गाने सुनते से समझ में आता था कि ये उनकी फिल्म है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो 2 मिनट मैंने देखा मुझे लगा कि ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। कितनी अच्छी बात कही आपने। मतलब कहीं ना कहीं अगर हर एक फिल्म के साथ ये होता रहे कि आप में बदलाव आता रहे, मतलब आप अटके नहीं हैं। मेरे को जब फिल्म शुरू हुई तो ऐसा लगा कि ये मेरी पहली फिल्म है और मैं ये पहली बार कुछ करने जा रहा हूँ। जितना भी मुझे आता था वो उसको पन्ने में लिख के मैंने पन्ने को फाड़ के फेंक दिया कि अब जो भी होगा यहाँ से हम सीखेंगे और कुछ जो भी नया एक चीज़ नयापन होगा वही आएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर एक ग्रोथ हुई है किसी भी लहजे में एज अ फिल्म मेकर, तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और जैसे फरहान कह रहे थे अभी कि हमारा जो इसमें जो पर्पस था और जो प्रेरणा मिली थी मिल्खा जी की ज़िंदगी से और उनके चारों ओर जो चीज़ें हो रही थी उनमें वो कैसे उन्होंने वो उनसे कैसे जूझे थे, वो एक अपने आप में एक मकसद था। वहाँ तक उसके हम करीब भी पहुँच जाएं, छूना तो अलग। मिल्खा जी और उनकी बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है यार, आज बाजार इतना खुला खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी जमींदोज पार्किंग का नतीजा है। रामनिवास बाग की पार्किंग से जौहरी बाजार का क्या रिश्ता? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के साथों दुकानदारों और मुकामी बाशिंदों ने अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में पार्क करने के लिए पक्के पास बनवा लिए हैं। अच्छा, तो पार्किंग में इतनी जगह? इस 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों और मजदूरों के लिए रैंप का इंतजाम भी किया गया है। जल्द ही लिफ्ट भी लगने वाली है। गाड़ियां पार्क करने वालों के आराम के लिए यहाँ पर मुफ्त लो फ्लोर बसेस का भी इंतजाम है, जिससे वो इन बाजारों में कहीं भी आ जा सकते हैं। तब तो जेडीए ने पार्किंग बनाकर बहुत बढ़िया कर दिया है। अब तो इन बाजारों में घूमना और खरीदारी करना बहुत आसान हो जाएगा। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उपविभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरी पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरी पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you. बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। What made you do दिलशाद? मैं उस वक्त कहानियां सुन नहीं रहा था एक्चुअली। जब मैं उस जोन में नहीं होता हूँ तो उस वक्त मैं सुनता नहीं हूँ कोई भी कहानी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार ये कहानी मुझे सुननी है। फरहान ने स्क्रिप्ट नरेट की और मुझे बहुत पसंद आई। तो एक्चुअली फरहान चाहते थे कि मैं सिड का रोल करूँ जो फाइनली अक्षय ने किया। सिड का रोल बहुत मेरे टाइप का है, थोड़ा सीरियस, थोड़ा ये मुझे ऑफ टाइप प्ले करना है, आकाश का प्ले करना है। तो फरहान ने कहा ठीक है, आई थिंक यू सूट दैट आल्सो, तो आप वो करिए अगर आपको वो पसंद आया। Castrol Active presents Amir Decoded with Karan Johar. माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है फरहान और राकेश। फरहान, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। मैं एक सवाल हमेशा मेरे जहन में उस दिन भी मिल्खा सिंह भाग मिल्खा का प्रोमो देख के लगा कि प्रोमो में आप किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं वो क्लियर नजर आता है। ये मिरेकल क्या है सिनेमा का कि आपको समझ में आ जाता है कि यार आपको उसी समय आंसू दिला देता है वो 2 मिनट में, आपको रोंगटे खड़े कर देता है। और कई बार बहुत सारा बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, बड़े इधर से ये जा रहा है उधर से वो जा रहा है, फिर भी आप उससे इम्प्रेस नहीं होते हो। मैं अभी दूसरों की फिल्म के बारे में क्या बात नहीं करना चाहता, मगर जवाब यही है जो जो शायद हम पिछले 2-3 मिनटों से जो बात कर रहे हैं कि जब आप अपने आप को उस इक्वेशन से अपने ईगो को उस इक्वेशन से निकाल दो कि मैं कैसे दिखूंगा या लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, वो मुझे अगर आप निकाल दो उसमें और आप सिर्फ कहो कि मैं वहाँ हूँ, मतलब मैं जो कैरेक्टर हूँ मैं मिल्खा सिंह हूँ और मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ और या तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या मैं भाग रहा हूँ और मैं मिल्खा सिंह हूँ, मतलब इसमें कोई फरहान अख्तर तो है ही नहीं। तो अगर आप अपने ईगो को और अपने इमेज को के बारे में बिल्कुल ना सोचें, उसको बिल्कुल साइड पे कर दें, तो एक ऑनेस्टी आ ही जाती है उसमें, क्योंकि वो आपके बारे में रहा ही नहीं फिर। और ख़ास तौर से इस फिल्म के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था
ये भी मतलब ये मेरा बिल्कुल मानना है कि ऐसी जो फिल्म है ये मतलब बार बार करने का मौका शायद कभी भी ना मिले, ऐसी फिल्म फिर करने का मौका। तो एक तो मतलब मैं बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला है ऐसी फिल्म पर काम करने का, जहाँ आप मतलब आपसे बिना मतलब किसी ने आपके माथे पर गन नहीं रखा है, मगर स्क्रिप्ट पढ़ के या कहानी पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया है कि मतलब इसके लिए आपको जो भी आपके अंदर है खुशी खुशी देनी पड़ेगी। मतलब प्रोड्यूसर की बात चली तो आप बड़े लकी प्रोड्यूसर है कि सुना कि 1 रुपए में आपको कॉपीराइट मिला है इस फिल्म को बनाने में। गए मिल्खा जी से मिले, उनका आशीर्वाद लिया, वापस आए, परमिशन मिली, जी मिल्खा सिंह ने सब कुछ समेटा और ये मुहिम शुरू हुई। फिर याद आया कि कि आगे चल के सब कुछ फाइनेंस वगैरह करना है तो एक कुछ पेपर वर्क भी होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्रीमेंट भेज दिया कि आपका कंसेंट चाहिए, और उसमें फॉर द सम ऑफ वो ब्लैंक छोड़ दिया कि किसी की लाइफ का कैसे कुछ बोल सकते हैं हम। तो कुछ दिनों बाद साइन होके आ गया कुरियर से वापस, और वहाँ पे 1 रुपया लिखा हुआ था। तो हाथ से लिखा हुआ था, तो ऐसा भी नहीं कि कुछ भूल गए हों उसके आगे पीछे, और उसमें वर्ड्स भी आगे लिखे हुए थे, फॉर ₹1 ओनली। तो ये बात फिर वहीं छोड़ दी। मतलब वो शायद अगर इस जीतने के लिए अगर मेरे को 10 करोड़ रुपए देने पड़ते, बट वो जो 1 रुपया था उसके मायने बहुत ज़्यादा थे। मतलब इतना ही था कि मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ के ऊपर फिल्म को लेके। तो वो जब एहसास हुआ और वो तो अपने आप चीज़ें बदल गई। मतलब इतने महान आदमी हैं वो। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी फिल्मों के गाने हमेशा बड़े कमाल के रहे हैं, टच करने वाले रहे हैं। इस फिल्म में म्यूज़िक जो है वो वाकई डिफ़िकल्ट वो रहा होगा, क्योंकि बड़ा अलग-अलग, कहीं आर्मी बैकग्राउंड तो कहीं पे स्पोर्ट्स, कैसा तालमेल रहा है? एक गाना तो जो फरहान का है वो माइंड ब्लोइंग है, कमाल का निकला है वो। चलो अच्छा है। नहीं, गाने कुछ टेलीविज़न और रेडियो पे आए हुए आज मेरे ख्याल से बातें करते करते कुछ 3 हफ्ते हो गए हैं, और लोगों के दिल में समा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अभी और 3-4 गाने आने हैं, 7 गाने हैं फिल्म में। अब मज़े की बात ये थी कि जब हमारे जो लेखक हैं जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, वो लिरिसिस्ट भी हैं प्रसून जोशी, और एक कवि भी हैं। तो बहुत ही कहते हैं ना अर्ली इन द डे ये चीज़ें बातें शुरू हो गई थी और शेर व शायरी शुरू हो गई थी। और फिर शंकर एहसान लॉय का साथ भी बहुत जल्दी मिला इस प्रोजेक्ट में। बहुत ही पहले से कई सारी बातें होनी शुरू हो गई। कभी वो मुझे अपने फार्म हाउस पे बुला लेते थे, तो वहाँ पूरा दिन बैठ के बस खाना पक रहा है और बातें हो रही हैं। और कब कैसे म्यूज़िक हुआ कुछ समझ नहीं आया, कुछ याद नहीं है इसके बारे में। तो ऐसे ही